नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयु पाठशाला में। सीएनटी एक्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जो हमने समझा उस चीज़ों को एक बार रिवाइज करने के लिए मैं लेकर आया हूँ एमसीक्यूज जो कि सीएनटी एक्ट पर बेस्ड है। और ऐसे ही 1100 से ज़्यादा एमसीक्यूज जो है आयु पाठशाला के मोबाइल एप्लीकेशंस पर टेस्ट सीरीज के फॉर्म पर अवेलेबल है जीएस पेपर 2 जेपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन के लिए। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे सीएनटी एक्ट के बारे में, और उसके बाद जो है उस पे कुछ एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ, तो वो उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करें। चलिए मैं एक समरी के फॉर्म में आपको पूरा सीएनटी एक्ट 5 से 10 मिनट में समझा देता हूँ, मतलब रिवाइज करा देता हूँ। मेरे साथ साथ अभी रिवीजन कर लीजिए आप, ताकि फिर ये आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने अभी तक जो देखा उस सब का एक समरी मैं आपको बता देता हूँ। सीएनटी एक्ट 1908 का जो एक्ट है वो बेसिकली बना था मुंडा रिवोल्ट के ऊपर में। ठीक है, ये आप सबको पता है। एक्ट का जब इनैक्टमेंट हो रहा है 1908 में, तो वहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ये एक्ट का साइन हुआ था 19 अक्टूबर 1910 1908 पे। और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया 11/11/1908 पे, यानी कि 11 नवंबर 1908। ठीक है, इस एक्ट के अंदर 19 चैप्टर्स और 271 सेक्शंस है, यह भी हमने देखा। इस एक्ट का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था वो किया गया था जॉन हॉफमैन, जे हॉफमैन। ठीक है, जॉन हॉफमैन। क्लियर हो गया। इसके बाद इस एक्ट के अंदर हमने देखा लैंड को तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक होता है खुदकट्टी लैंड, एक होता है भैयर लैंड, और एक होता है खोड़कर लैंड। ये तीन प्रकार के लैंड का कैटेगराइजेशन है यहाँ पर। इसके साथ साथ इस एक्ट के अंदर क्लासेस ऑफ टेनेंट को भी डिफाइन किया गया है। क्लासेस ऑफ टेनेंट, क्लासेस ऑफ टेनेंट के अंदर जो है हमने देखा सबसे पहले टेन्योर होल्डर की बात की गई है। उसके बाद रैयत के बारे में बात की गई है। रैयत को फर्दर कैटेगराइज किया गया है ऑक्यूपेंसी रैयत, रैयत हैविंग खूंट कट्टीदार, एंड नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। और उसके बाद अंडर रैयत की भी बात की गई है। ठीक है, ये सारी चीज हमने देख लिया। उसके बाद जब हम ऑक्यूपेंसी रैयत और रैयत हैविंग खूंट कट्टीदार इज इक्विवेलेंट टू ऑक्यूपेंसी रैयत, सारा कुछ सेम है। लेकिन नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत और टेन्योर होल्डर, इनके लिए हमने अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग प्रोविजंस देखे कि किसका रेंट बढ़ा सकते हैं, किसका नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने देखा। तो ये तो एक देखो जितना भी अभी बताते रहो ना, इसी से आपका 90% क्वेश्चन सीएनटी आर्ट के सॉल्व हो जाने वाले हैं, यानी कि 10 मिनट का रिवीजन लेक्चर और 90% क्वेश्चन सॉल्व एकदम श्योर है। तो टेन्योर होल्डर, अभी जो चैप्टर्स हमने बोला चैप्टर 1 से लेकर 19, इसका भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन से चैप्टर के बारे में किस चीज का डिटेल हम पढ़ रहे हैं या किस चीज के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर 1 ऐसे याद रखना का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। चैप्टर 1 स्टार्टिंग होता है, तो प्रियम्बल या इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं या डेफिनेशंस बोल सकते हैं, जो भी अगर आएगा क्वेश्चन में। और लास्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 19, तो सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है उसमें। ये तो याद होना चाहिए, मतलब याद हो जाएगा सप्लीमेंट्री प्रोविजंस क्यों। जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस पेपर में जब आप लिखते हो, क्वेश्चंस का आंसर्स लिखते हो, तो जब आपकी शीट्स खत्म हो जाती है तो आप क्या सप्लीमेंट शीट्स लेते हो ना। तो सप्लीमेंट शीट्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी चीजें बच गई है वो आखिर में उस शीट्स में लिख देते हैं। तो इसी तरीके से चैप्टर लास्ट का जो 19 है, चैप्टर 19 वो सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है। कुछ प्रोविजंस है जो हमने ऊपर इंक्लूड करना भूल गए थे, वो चैप्टर 19 में हमने इंक्लूड कर दिया सप्लीमेंट्री प्रोविजंस के तौर पर। ठीक है, या मिसलेनियस कुछ ऐसा है तो उसको चैप्टर 19 में डाल दिया। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 19 तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चैप्टर 2 देखो। क्लासेस ऑफ टेनेंट हमने स्टार्ट किया था, ये है चैप्टर 2, क्लासेस ऑफ टेनेंट। टेन्योर होल्डर, ये है चैप्टर 3। दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये हो गया चैप्टर 2, ये हो गया चैप्टर 3। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ ऑक्यूपेंसी रैयत, चैप्टर 4। रैयत हैविंग खून कटीदार, चैप्टर 5। और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, चैप्टर 6। ठीक है, क्लियर हो गया। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 19 क्लियर हो गया, चैप्टर 2 3 4 5 6 क्लियर हो गया, ऐसे याद रख लेना हमको। इसके बाद आइए चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में जस्ट हम जब चैप्टर 7 याद करेंगे तो चैप्टर 7 के साथ चैप्टर 14 भी याद करेंगे, और चैप्टर 14 के साथ ब्रैकेट में चैप्टर 15 भी लिख लेंगे और चैप्टर 18 भी लिख लेंगे। क्यों, मैं बताता हूँ रीजन देखो।
चैप्टर 7 में किसके बारे में बात किया गया है? ऐसे लैंड जो चैप्टर ऑक्यूपेंसी रैयत और नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के पास नहीं है। तो अब कौन सा लैंड बच गया? ऐसे लैंड जो हमने ऑक्यूपेंसी रैयत को भी नहीं दिया, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत को भी नहीं दिया, तो वो लैंडलॉर्ड के पास चला गया। तो इसके बाद होगा, इसमें चैप्टर 7 में हम बात कर रहे हैं लैंड एग्जेम्प्टेड अंडर चैप्टर 4 एंड 6, यानी कि ये लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड पीएल प्रिविलेज लैंड। और इसी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हम चैप्टर 14 में, यानी कि रिकॉर्ड ऑफ लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड, रिकॉर्ड ऑफ लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड, ठीक है, एलपीएल। और चैप्टर 15 को क्यों मैंने बोला कि यहीं पर याद रख लो, क्योंकि इसमें भी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बात किया जा रहा है, रिकॉर्ड ऑफ राइट। लेकिन इसमें लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड के बारे में नहीं बात किया जा रहा है, बल्कि रैयत हैविंग खूट कट्टीदार और, सॉरी, खूट कट्टीदार रैयत और विलेज हेडमैन स्पेशल, ये बोला जाता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट फॉर सम स्पेशल कैटेगरी सच एज खूंट खट्टीदार रैयत और विलेज हेडमैन। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट ऑफ खूंट खट्टीदार, विलेज हेडमैन एटसेट्रा की बात होगी। तो दैट इज अंडर चैप्टर 15, ये हमने डिस्कस किया है ना, चैप्टर 15। और चैप्टर 6 तक तो याद हो गया। तो 7 में जो चैप्टर 4 और चैप्टर 6 के अंदर जिस लैंड को एग्जाम्प्ट किया गया है, वो चैप्टर 7 में आएगा, बेसिकली लैंडलॉर्ड प्रिविलेज लैंड। और इसका रिकॉर्ड किस किस कौन से चैप्टर में डिस्कस हो रहा है? चैप्टर 14। अगर रिकॉर्ड पे बात कर रहे हैं तो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट ऑफ और दो कैटेगरी की बात कर लेते हैं, खून कट्टीदार रैयत और विलेज हेडमैन। वो किसके अंदर आ रहा है? चैप्टर 15। क्लियर है? चैप्टर 14 के बाद हमने चैप्टर 18 क्यों बोला? क्योंकि इसमें भी खून कट्टीदार रैयत हो गया, विलेज हेडमैन हो गया, तो एक और प्रकार के रैयत बसते हैं जिसको बोल रहे हैं मुंडारी रैयत, नहीं मुंडारी खून कट्टीदार बोलते हैं। तो चैप्टर 18 में उसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम इसीलिए चैप्टर 18 को भी यहीं पर लिख लेते हैं, स्पेशल प्रोविजंस टू मुंडारी खून कट्टीदार। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर स्पेशल रिकॉर्ड्स ऑफ राइट की बात कर रहे थे, तो इसीलिए चैप्टर 18 के अंदर हम स्पेशल प्रोविजंस फॉर मुंडारी खूंट कटीदार के लिए बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 7 से चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 18 क्लियर हो गया, कंप्लीट, कोई डाउट नहीं। उसके बाद देखो, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को एक साथ याद रखो। चैप्टर 8, 9, 10 में, चैप्टर 8 और 9 में हम क्या बात कर रहे हैं? लीज एंड ट्रांसफर ऑफ टेन्योर होल्डर, लीज, LEASE, लीज एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग ऑफ टेन्योर होल्डर, लीज एंड ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग ऑफ टेन्योर होल्डर। ठीक है, 9 में क्या बात कर रहे हैं? जनरल प्रोविजंस फॉर रिलेटेड टू रेंट। और 10 में क्या बात कर रहे हैं? रिलेशंस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, यानी कि मिसलेनियस प्रोविजंस एज टू टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड। जब रेंट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि मकान मालिक और भाड़ेदार दोनों के आएंगे, तो इसीलिए इस इन तीनों प्रोविजन को एक साथ करते हैं। चैप्टर 8 के अंदर हम क्या बात करें? टेन्योर होल्डर की लीज एंड ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। और चैप्टर 9 में जनरल प्रोविजंस टू रेंट बात करेंगे, रेंट कैसे देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है ना, क्या नहीं देना, दैट करना, वो सारी चीजें। और चैप्टर 10 में जब हम रेंट के बारे में 9 में बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगला चैप्टर हमारे पास मकान मालिक और भाड़ेदार के रिलेटेड मिसलेनियस प्रोविजंस के ऊपर ही बात होने वाली है। तो यहाँ से देखो, हमने अब तक कितना कर लिया? चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 14, 15, 18 और 19 कंप्लीट कर लिया। अब बचता क्या है हमारे पास? चैप्टर 11, 12, 13। तो 11, 12 को छोड़ दो, 13, 13 देखो, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। चैप्टर 13, 13 में हमने क्या बात किया था? देखो, 13 में हमने बात किया था प्रेडियल कंडीशन एंड कम्युटेशन, है ना, रेडियल कंडीशन एंड कम्यूटेशन, चैप्टर 13 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चैप्टर 13, चैप्टर 13, 13, 13 में ना तेरा ना मेरा, मतलब जो हमने बात की थी पहले, हमारे पूर्वजों ने बोला था कि भाई जमीन के बदले में आपको सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको बर्तन मांजने पड़ेंगे या अपना लेबर देना पड़ेगा। तो वो तेरी मेरी बात खत्म कर दो, जो भी थी वो चैप्टर 13 के अंदर बोला गया, ना तेरा ना मेरा, जो तुम चाहो एग्रीमेंट कर लो, चाहे तो तुम सर्विस दो या तो चाहो तो तुम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 14 के अंदर आ जाओ। चैप्टर 14 तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, चैप्टर 15 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 16 में आ जाओ। 16 मतलब जुडिशियल, जुडिशियल प्रोसीजर इसमें बात किया गया। 16 जुडिशियल प्रोसीजर में बात किया गया, हिंदी में याद रखोगे तो थोड़ा राइमिंग हो जाएगा। 16 जुडिशियल प्रोसीजर में बात किया गया। 13 में समझ में आ गया ना, तेरा ना मेरा, तो प्रेडियल एंड कम्यूटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर 17, 18 तो हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 17 में हम लिमिटेशंस के बारे में बात, 17 ऐसा खतरा, तो लिमिट में काम करना चाहिए। चैप्टर 17 में लिमिटेशंस के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ से सारा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दिया मैंने, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 19 तक। बीच में चैप्टर 11, 12
मिस कर दिया है, छोड़ दिया, वो जानबूझकर छोड़ा, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो आप ये इतना ही चैप्टर याद कर लोगे ना, तो इसमें से हमको लगता है कि 90% क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा, सेक्शन याद रखना, कौन से सेक्शंस में हमने क्या क्या बातें करी हैं। तो एक बार सेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद देखना आपका जो भी ऊपर एमसीक्यू दिया गया ना, वो बहुत सारा एमसीक्यूज तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, सेक्शन 4 से स्टार्ट करो, अगर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो बता रहा हूँ। सेक्शन 4, यहाँ पर हमने देखा क्लासेस ऑफ टेनेंट हमने स्टार्ट किया था ना, चैप्टर 2 के अंदर, वो सेक्शन 4 के अंदर आ रहा है। तो सेक्शन 4 के अंदर हमने क्या स्टार्ट किया, क्लासेस ऑफ टेनेंट। क्लासेस ऑफ टेनेंट। सेक्शन 5 के अंदर क्या है, क्लासेस ऑफ टेनेंट के अंदर सबसे पहले आता है टेन्योर होल्डर। सेक्शन 6 के अंदर क्या आता है, रैयत। सेक्शन 7 के अंदर क्या होता है, रैयत हैविंग खूट कट्टीदार राइट्स। और सेक्शन 8 के अंदर क्या है, मुंडारी खूट कैयत, तो मुंडारी खूट कट्टी रैयत। ठीक है, सॉरी, नॉट रैयत नहीं है वो, मुंडारी खूट कट्टीदार। ठीक है, तो 5 में आपको पता चल गया टेन्योर होल्डर, 6 में रैयत, 7 में रैयत हैविंग खुद कटीदार राइट्स एंड मुंडारी खुद कटी रैयत 8। ये आपको चैप्टर सेक्शन 4 से इसको एक कैटेगरी वाइज बता, ऐसे नहीं याद करते हैं, ज्यादा आसानी नहीं होगा इसमें आपको, एक थोड़ा सा मैं आपको कैटेगरी वाइज कर देता हूँ। देखो, चैप्टर सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, ये एक कैटेगरी याद कर लो, इसको एक बॉक्स में डाल दो। क्लासेस ऑफ टेनेंट, रैयत, रैयत सॉरी टेन्योर होल्डर, क्लासेस ऑफ टेनेंट, टेन्योर होल्डर, रैयत, रैयत हैविंग खून कटीदार, और मुंडारी खून कटी रैयत। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, रेंट के ऊपर उसके बाद सेक्शन 9 से स्टार्ट होता है रेंट। तो अब 9 रेंट के ऊपर बात करेंगे कि किस कंडीशंस पे आप रेंट इंक्रीज नहीं कर सकते, है ना, नो इन्हांसमेंट ऑफ रेंट। नो इन्हांसमेंट ऑफ रेंट कौन से केस में, जब आप परमानेंट सेटलमेंट, आपका परमानेंट सेटलमेंट के टाइम से रेंट नहीं इंक्रीज हो रहा, तो आप रेंट नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। फिर 10 में उसी से रिलेटेड बोला गया है कि भूइयर, जो भूइयर टेनेंट है, उनका भी रेंट आप इंक्रीज नहीं कर सकते, भूइयर टेनर्स। यहाँ पर टेन्यूर होल्डर की बात कर रहे हैं ना, भूइयर टेन्यूर्स है, उनका भी आप रेंट इंक्रीज नहीं करते थे। ये दोनों रिलेटेड है। एक में बोला गया कि जनरली कोई भी टेन्यूर होल्डर है जिसका परमानेंट सेटलमेंट के टाइम से रेंट इंक्रीज नहीं किए हैं, तो आप उसका रेंट इंक्रीज नहीं करेंगे। और 9 के बाद जस्ट नेक्स्ट वाले सेक्शन 10 में स्पेशली मेंशन कर दिया कि जो भूइयर टेन्योर है उनका आप टेन्योर इंक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 11 में बोला गया है रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेन्योर। क्या हो गया, टेक्निकल ग्लिच, ठीक हो जाना चाहिए। 11 में क्या बात किया गया, रजिस्ट्रेशन, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ ना ग्लिच आ गया था भाई, अभी भी चल रहा है, देखते हैं। ठीक हो गया, एंड ट्रांसफर ऑफ टेन्योर, कि भाई अगर ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेन्योर्स, अगर आपको टेन्योर को ट्रांसफर करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर नहीं करता है लॉर्ड, तो आप डीसी ऑफिस में जाइए, वो आपका रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करवाएंगे। ठीक है, तो दैट इज अंडर सेक्शन 12 11। सेक्शन 12 के अंदर क्या बात किया गया है, सेक्शन 12 के अंदर हमने पढ़ा था कि अब ट्रांसफर की बात हो गई, अब डिवीजन की बात आएगी, कि भाई डिवीजन ऑफ टेन्योर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। ये हमने डिस्कस किया डिटेल में, डिवीजन ऑफ टेन्योर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 में एनलमेंट वाली बात की थी, डिवीजन वाले से आप देखेंगे, अगर लेक्चर्स देखेंगे तो ऐसे ही सीरीज से हमने डिस्कस किया था। एंड इनकम्बेंसेस, इनकम्ब्रांसेस ऑन रिजम्पशन। ठीक है, 14 में लैंडलॉर्ड के बारे में बात की है, सेविंग ऑफ राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड, याद होगा आपको, है ना, जो हमने बात की थी। और 15 में हमने इफेक्ट ऑफ सरेंडर और अबेंडनमेंट ऑफ टेन्योर होल्डर की बात की थी। अब देखो, यहां से ना आपको चीजें रिलेट करनी शुरू हो जानी चाहिए। सरेंडर ऑफ, सरेंडर और अबेंडनमेंट, अबेंडोनमेंट ऑफ टेन्योर होल्डर, तो यहाँ से आपको कुछ चीजें ना स्टार्ट होनी चाहिए क्लिक करने के लिए। देखो, पहले तो यहाँ से आप पहले एक बार और इसको समझ लो। 9 में हमने क्या बात करी, टेन्योर, इसका आप रेंट नहीं बढ़ा सकते। 10 में स्पेशल कैटेगरी बताई गई, 11 में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, 12 में डिवीजन कैसे हो सकता है। फिर 13 में बोला गया कि अगर आपके पास जमीन आपने थर्ड पार्टी को दे दी है, और उस पर कुछ आपने मॉर्टिगेज वगैरह किया है, तो अगर लैंडलॉर्ड वापस लेता है जमीन, तो वो सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद 14 में राइट बताया गया लैंडलॉर्ड का, कि लैंडलॉर्ड के पास अधिकार है कि वो आपसे जमीन वापस ले सकता है, और आप मना भी नहीं कर पाओगे अगर वो एजुकेशन पर्पस या ऐसे ही दो तीन कैटेगरी हमने बताई उसके अंदर अंतर्गत लेना चाहता है, तो ठीक है। सेक्शन 15 के अंदर मैंने बताया कि टेन्योर होल्डर खुद भी सरेंडर कर सकता है या अबेंडन कर सकता है। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब देखो सेक्शन 9 से लेकर के 9 10 11 12 13 14 15 बता दिया। अब यहाँ जैसे मैं सेक्शन 15 पे आता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली क्लिक करना चाहिए कि रैयत के पास भी तो अधिकार है, कि रैयत जो है वो भी अबैंडन कर सकता है या सरेंडर कर सकता है। तो अंडर आर्टिकल 72 रैयत कैन सरेंडर, दैट इज सरेंडर बाय अंडर आर्टिकल नहीं, सेक्शन अंडर सेक्शन 72 रैयत के पास अधिकार है कि वो भी अपना जो होल्डिंग है उसको सरेंडर कर सकता है। या 73 के अंदर अबैंडनमेंट बाय रैयत है, अमेंडमेंट बाय रैयत है ना। तो जो सेक्शन 15 के अंदर बात हो रही है वही सेक्शन 72 और 73 के अंदर बात हो रही है, लेकिन फॉर रैयत। यहाँ पर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर टेन्योर होल्डर। अब जब आप 72 और 73 पे आ रहे हो तो आपको ऑटोमेटिकली ये क्लिक करना चाहिए कि सेक्शन 70 किसके किसके ऊपर बात करता है। सेक्शन 70 के अंदर मतलब नियर अबाउट 70 के अंदर जो बात हो रही है 71 72, इस कैटेगरीज ऑफ सेक्शन में हम बात कर रहे हैं एजेक्शन ऑफ रैयत, कि रैयत को हम उसके जमीन से कैसे निकाल सकते हैं। इसी के बारे में डिटेल से आर्टिकल है, जहां पर हम 72 और 73 में बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप रैयत को निकालो, रैयत खुद भी सरेंडर कर सकता है। तो 71 के अंदर हम 71 के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर आपने किसी रैयत को निकाला है और वो इलीगल तरीके से निकाला है, तो डीसी के पास पावर है कि वो उसको रिस्टोर करा सकता है पोजीशन। तो रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन के बारे में बात की है, रिस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ रैयत, अगर इलीगली इसको रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। और 71 ए के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, 71 ए के अंदर हम बात कर रहे हैं रिस्टोरेशन ऑफ ट्राइबल लैंड। और 71 बी के अंदर क्या बात कर रहे हैं, 71 बी के अंदर इसी के बाद है 71 है, इसीलिए हम तीनों आर्टिकल रिलेटेड में पढ़ रहे हैं कि 71 में बोला कि अगर आपको निकाल दिया गया है इलीगली, इलीगल तरीके से, तो रिस्टोर किया जा सकता है आपका पोजीशन। 71 ए में रिस्टोरेशन, सिमिलरली रिस्टोरेशन फॉर ट्राइबल लैंड भी किया जा सकता है। अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल में बहुत सारे घर टूट रहे हैं, वो जमीन वापस की जा रही है, बोल रहे हैं हम इतने इतने साल से रह रहे हैं, तो वो आप ट्राइबल लैंड के ऊपर तो अधिकार ही नहीं है ना आप रहने का, आप ऑक्यूपेंसी रैयत हो सकते हो नॉन ट्राइबल लैंड के ऊपर, ट्राइबल लैंड के ऊपर तो अधिकार नहीं है। तो रिस्टोरेशन ऑफ ट्राइबल लैंड। उसके बाद 71 बी में जो है वो पेनाल्टी के ऊपर बात किया गया है कि अगर आप इलीगल ट्रांसफर कर रहे हैं होल्डिंग्स का, तो आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकता है। तो पेनाल्टी यहाँ पर किसके ऊपर लग रहा है, फॉर इलीगल ट्रांसफर, फॉर इलीगल ट्रांसफर, इलीगल ट्रांसफर, ठीक है। और ये पेनाल्टी अंडर सेक्शन 46 काउंट होता है, ये भी याद रखना। सेक्शन 46 के अंदर अगर वायलेशन हुआ है, तो आप इलीगल ट्रांसफर अगर कर रहे हो अंडर सेक्शन 46, तो उसके अंदर पेनाल्टी लगेगा एज पर सेक्शन 71 बी। अब देखो जैसे पेनाल्टी की बात आती है ना, वहां पर आपको ऑटोमेटिकली एक चीज और क्लिक करनी चाहिए यहाँ से कि अच्छा पेनाल्टी तो रेंट पे भी लगता है, कि अगर लैंडलॉर्ड जो है अगर ज्यादा रेंट ले ले या इलीगल तरीके से रेंट ले ले, तो वहां पर भी पेनाल्टी लगता है। तो वो पेनाल्टी क्या है, किसके अंदर बात की गई है, वो पेनाल्टी हमने बात की है 63 के अंदर। ये पेनाल्टी कौन सी पेनाल्टी है, दिस इज पेनाल्टी ऑन इलीगल रेंट। देखो मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, चीजों को समराइज कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। अब इलीगल रेंट के ऊपर हमने पेनाल्टी बात कर ली, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो रेंट के ऊपर एक कैटेगरी बना लो, दूसरी कैटेगरी बना लो, रेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 51 ए कैसे स्टार्ट होगा उसको भी मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम रेंट को फिक्स करेंगे, फिक्सिटी ऑफ रेंट। रेंट फिक्स कर लिया हमने, चलो पहली बात तो ये होगी कि भाई कितना पैसा देना है। उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई इंस्टॉलमेंट में देना है या एक साथ देना है, तो वो बात कर ली है। उसके बाद हम बात करेंगे कि चलो ये भी तय हो गया कि कितना पैसा देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है या कैसे देना है। एफ आई एक साथ आ गया, फिक्स और इंस्टॉलमेंट, ठीक है, एफ आई आ गया। उसके बाद देखो, उसके बाद अब कैसे कैसे दोगे, कैश या काइंड में, तो कैश या काइंड में देना वो बता दो, ठीक है। कैश में देंगे या काइंड में देंगे वो डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब हम मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो अब पैसा देने के बाद आप हमको रिसीट भी तो दोगे, तो रिसीट भी देना हमको, ठीक है। और अगर आप मान लो कि भाड़ा नहीं ले रहे हो, क्योंकि भाड़ा अगर मैं जमा नहीं करता हूँ 2 साल और तीसरे साल में 99 डेज के अंदर, तो आप मुझे क्या करोगे, निकाल सकते हो। तो आप तो भाड़ा देने से मना कर सकते हो। अगर वो हो रहा है तो मैं किस में जा करके भाड़ा जमा कर सकता हूँ, कोर्ट में। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, डिपॉजिट इन कोर्ट। अब देखो यहाँ पर अगर अब मैं भाड़ा देने में मुझे लेट हो गया, तो एरियर की भी बात आती है, तो एरियर, ये चीजें लिख लो, ठीक है। एफ आई से याद कर लो, पहले फिक्स रेंट को फिक्स करना है, फिर इंस्टॉलेशन करना है, फिर कैश या काइंड में देना है वो डिसाइड करना है, डिपॉजिशन के बाद रिसिट लेना है। और अगर आप डिपॉजिट लेने से मना करो तो मैं कोर्ट में जाके दूंगा। हाँ अगर मुझे लेट होता है तो मैं उस पर एरियर दूंगा। अब इस पे देख लो कि आपका क्या क्या आर्टिकल बनता है, ये आपका क्या क्या सेक्शन बनता है। ये बन गया 51 ए, ये हो गया 52, ये हो गया 53, ये हो गया 54, ये हो गया 55, और ये हो गया एरियर्स के बाद 56 मत लिख देना, ये 58, ठीक है।
और एरियर क्या रेट पे दिया जाएगा? एरियर कैलकुलेट होगा 6.25 पर एनम के इंटरेस्ट पे। ये भी क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर हमने ये कैश और काइंड वाली बात की कि भाई अगर हमको कैश में देना है या काइंड में, तो पहले हमने बोला कि हम काइंड में देंगे, यानी कि हम गेहूं देंगे या जो भी कल्टीवेशन कर रहे हैं या मछली पाल रहे हैं, वो उसका हम कुछ पोर्शन या प्रोपोर्शनली जो फिक्स हो जाएगा वो हम देंगे। अब बाद में इसको हमको कम्यूट करना है, तो बाद में हमको वापस से कन्वर्ट करना है कि नहीं हम कैश ही देंगे, तो ये कम्यूटेशन किसके अंदर आता है? 61 के अंदर। 61 के अंदर कम्यूटेशन आता है। ठीक है, देखो आसानी से क्लियर हो गया ना? ये रेंट वाला कैटेगरी सारा क्लियर हो गया ना? रेंट वाला कैटेगरी क्लियर हो गया। कहाँ से हमने शुरू किया था? देखो शुरू किया था हमने आर्टिकल 15 से, 9 10 11 12 13 14 15 किया। सरेंडर एंड अबेंडनमेंट से हमने रिलेट कर लिया सेक्शन 72 टू 73, और 72 73 से हमने रिलेट कर लिया 71 71 ए 71 बी, और 71 बी से रिलेट कर लिया 63, और 63 से पूरा रेंट वाला हमने ये पूरा कैटेगरी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखो अब कौन कौन सा बच जाता है? एक स्पेशल सेक्शन बचता है कोडकर लैंड के लिए, इसको भी एक अलग से कैटेगरी पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कोडकर लैंड। अब कोडकर लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और हमारा स्पेशल है चैप्टर 9A, जिसके अंदर हम क्या बात करते हैं? जिसके अंदर हम बात करते हैं वेस्ट लैंड के बारे में। तो वेस्ट लैंड हमारा वहां पर ऊपर ही बताना था, मिस हो गया, लेकिन यहाँ पर भी देखो देखो वेस्ट लैंड हम किसके अंदर बात कर रहे हैं? चैप्टर 9A। इसके अंदर दो ही आर्टिकल है, एक है 63A और दूसरा है 63B। तो 63A और बी अगर हम बात करें, तो अभी जस्ट तो बात किया था कि 63 किसके ऊपर है? पेनाल्टी के ऊपर, है ना? 63 किसके ऊपर है? पेनाल्टी के ऊपर। तो यहां से भी रिलेट कर सकते हो कि 63 पेनाल्टी के ऊपर है। चैप्टर 9A के अंदर हम वेस्टलैंड के बारे में बात कर रहे हैं, और 9A के अंदर दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल है एक सेक्शन है 63 है, दूसरा सेक्शन है 63B। 63 के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं? 63A के अंदर हम बात कर रहे हैं कि आप वेस्टलैंड का सेटलमेंट कैसे होगा, डीसी के द्वारा किया जाएगा। और 63 के बी के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं? 63B के अंदर हम बात कर रहे हैं कि आपका सेटलमेंट वापस से कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि सेटलमेंट कैन बी सेट असाइड। अगर आपने गलत तरीके से या इलीगल तरीके से या प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो सेटलमेंट कैन बी सेट असाइड। यही बात हो रही है। तो ये आ गया वेस्टलैंड के रिलेटेड। अब कोर्टल लैंड में देखो, तो कोर्टल लैंड का डेफिनेशन ऑलरेडी दिया गया है सेक्शन 64 में। उसके बाद इस कोर्टल लैंड को, कोर्टल लैंड क्या होता है? जो रैयत जो है वो किसी जंगल को या किसी वेस्टलैंड को काट करके, जंगल को साफ करके अगर वहां कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वो कोर्टल लैंड होता है। लेकिन आप कोर्टल लैंड ऐसे नहीं कर सकते विद परमिशन फ्रॉम द डीसी। तो 64 के अंदर आपका कोर्टल लैंड के अंदर डेफिनेशन बताई गई है। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर हमने देखा था कि कोर्टल लैंड में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो दैट इज अंडर सेक्शन 60, सेक्शन 66 की प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन कन्वर्जन टू कोर्टल लैंड। कौन कौन सा ऐसी जगह है जहां पर आप काट करके कोरकर लैंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते? और अगर आपने कोरकर लैंड में कन्वर्ट कर लिया, तो नेक्स्ट ही में आपको बताया जा रहा है 67 में कि आपका राइट्स क्या होगा। राइट्स ऑफ आर ऑफ राइट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन कोरकर लैंड। ठीक है, और उसके बाद 67A के अंदर बोला गया अधिकार तो आ जाएगा ऑक्यूपेंसी का, ऑक्यूपाई का, ओनरशिप का नहीं, ऑक्यूपेंसी का अधिकार आ गया, लेकिन उसको आपको रेंट देना पड़ेगा, तो रेंट ऑन कोरकर लैंड। याद हो गया? 64 66 67 67 है कोरकर लैंड से, ये चार सेक्शन याद रखना है। ठीक है, 64 में डेफिनेशन, 66 में प्रोहिबिशन, 67 में राइट्स, और 68 में 67A में रेंट। इसके साथ इसके मतलब अलग से हमने बताया जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ पर थी? चैप्टर बताओ, 13? नहीं, 13 तो 13 मेरा है। 13 मेरा मतलब कि भाई हम जो प्रीडियल कंडीशंस था उसको हम कैसे हटा सकते थे, यानी कि पहले मेरे पूर्वज जो है उस जमीन के बदले सर्विस देते थे, लेकिन अब मैं उसको कम्यूट करना चाहता हूँ, कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ना तेरी मेरी तू तू मैं नहीं होना है, हम उसको वापस से कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो वाला था। जुडिशियल वाला किस में था? 16 में, है ना? 16 में जुडिशरी था। तो 16 में जो चैप्टर 16 में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात की गई है, उसके रिलेटेड हम दो आर्टिकल्स को यहाँ पर मेंशन करेंगे, वो आपको याद रखना है। एक तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन सेक्शन 139 है, जहां पर बात किया गया है 139। ठीक है, 139 रेलवे का इंक्वायरी नंबर भी है। तो 139A के बारे में बात किया गया, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ डीसी, केवल डीसी ही देख सकता है। और 179 39 और 79, 79 में क्या बोला गया है? पावर ऑफ डीसी टू ग्रांट लीज। ये दोनों सेक्शन भी याद है, पावर ऑफ डीसी टू ग्रांट लीज। देखो जितनी चीजें मैंने बता दी आपको, है ना? एक तो सीएनटी एक्ट को मैंने आपको पूरा समझा दिया, उसके साथ साथ ये जितनी चीजें बता दी हैं,
20 से 25 मिनट के अंदर अंदर वो सारी चीजें आप देखोगे कि आपको इनसे ही मतलब कि 90% से 95% क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है। इनसे जो मैंने चैप्टर्स की डिटेल्स आपको याद करवा दी, सेक्शंस को रिलेट कर करके याद करा दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हमने मतलब कि कुछ सेक्शंस के डिटेल्स में कुछ कुछ डिफरेंसेस कोडकर लाइन वगैरह ये देखी, और कैटेगरीज ऑफ लैंड्स और क्लासेस ऑफ टेनेंट और एक्ट के बारे में जो थोड़ा सा समरी समझा, उससे ही आप देखोगे कि आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब करना ये है कि ऊपर जितने भी एमसीक्यूज मैं लेकर आया हूँ, आप वीडियो को पॉज करो यहाँ पर, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक। इन सबका स्क्रीनशॉट लो, इसको सॉल्व करो और आंसर को कमेंट करो, ठीक है। मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा या फिर आंसर सबके पिंग कर दूंगा, है ना, कुछ दिनों के बाद। पहले आप लोग ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। और बहुत ही मतलब ये मत समझना कि ये मतलब एमसीक्यू सर आप तो बहुत ही आसान दे दियो। आसान नहीं दिया है मैंने, जो लेवल ऑफ एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी लेवल का दिया है। और आसान नहीं है, मनीष रंजन की बुक से मैंने फिल्टर आउट करके ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, इसलिए आपको आसान लग रहा है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चैप्टर 6 से आगे का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 10, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट पॉज करके। अभी 11 से ले लो, 11 से 15, हो गया स्क्रीनशॉट। उसके बाद 16 से ले लो, 20। उसके बाद ले लो लास्ट वाला 21 से 25, ठीक है। देखो 26 27 28, अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मेरा बहुत सारी चीजें जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो मैंने एमसीक्यूज में इंक्लूड कर दी है, ठीक है। तो एक बार आप उसको ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मुझे बताना, मैं कमेंट में आंसर पिन करूंगा, या फिर इस सारे एमसीक्यूज के लिए एक अलग से वीडियो बना करके उसमें सारा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था। इसको मैंने सोचा कि सारा सीएनटी जो भी पढ़ाया है सबको एक समराइज कर दूं, तो वो मैंने कर दिया, ठीक है। इसके बाद जेपीएससी से रिलेटेड जो है वो ऑन पे मतलब मुझे लगेगा कि कुछ ऐसा समरी टाइप से लेक्चर लाना है, तो वो मैं आपके इसी चैनल पे अपलोड करने कर दूंगा। दूसरी बात ये है कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो है हम जब बहुत जल्द कोर्स शुरू करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही। तो उसका भी एग्जाम आने वाला है, आप सबको पता ही है। एग्जामिनेशन कैलेंडर के हिसाब से अगर हम चले तो मे बी डेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी टेंटेटिव अप्रैल का मंथ जो है डिजिग्नेटेड है, और उसी में एग्जाम की होने की संभावना है। तो उसी हिसाब से हम लोग कोर्स लॉन्च करके उसकी भी तैयारी में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी ऑल दिस टाइम, थैंक यू।